हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय यूट्यूब हमारे चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए एमपीपीएससी 2024 का जो नया सिलेबस है इसे पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने 10वीं यूनिट पढ़ना शुरू किया है। 10वीं यूनिट लगभग खत्म होने वाली है। अब हम एक दूसरी यूनिट शुरू करने वाले हैं। आइए इस यूनिट को पहले जनजातीय व्यक्तित्व जो टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बचा हुआ, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि आदिवासी या जनजातियों के अनेक व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश समाज के लिए बहुत योगदान दिया, जिन्होंने देश और समाज के विकास में, इनकी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें उन सभी व्यक्तियों पर फोकस करना है क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे एक न एक प्रश्न जरूर आता है। लेकिन सबसे पहला मेरा जो समझाने का हमेशा पैटर्न रहता है, हमें सीधे किसी टॉपिक को नहीं पढ़ लेना है। हमें सबसे पहले समझना होता है कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो टॉपिक आपके लिए काम का नहीं होगा। हम समझते हैं कि जनजातीय व्यक्तित्व से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, सामान्यतः अभी तक जो पीएससी के प्रश्न पूछे गए हैं वो ये पूछे जाते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। भले ही वो कला वाले व्यक्तित्व में से पूछ रहा हो या इतिहास में से पूछ रहा हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, अभी जो 17 दिसंबर को जो एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2023 हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जनजातीय का एक व्यक्ति किस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो जनरली क्वेश्चन की टाइप समझें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये किस जनजाति से संबंधित है। तीसरा, इस व्यक्ति का उपनाम क्या है। और चौथा प्रश्न बनता है कि इस व्यक्ति द्वारा कोई सी संस्था की स्थापना की गई है तो वो कहाँ की गई, या कोई युद्ध लड़ा गया तो वो युद्ध का नाम क्या है, किस साल में, और वो कहाँ लड़ा गया। इस टाइप से 4 या 5 पॉइंट जो है वो जनजातीय व्यक्तित्व पर बनते हैं या इसी में से प्री के क्वेश्चन बनते हैं। खूब भर भर के इन पर नहीं पढ़ना है। आपसे कोई निबंध नहीं पूछ रहा है किसी जनजातीय व्यक्तित्व पर, इन पर इतना निबंध जैसा नहीं पढ़ना है हमें। मुझे लगता है हमने जो किताबों में दिए गए हैं 10-15 जो जनजातीय व्यक्तित्व, उनसे थोड़ा अलग हटकर थोड़ा विस्तारित करना है स्वयं को। हम इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जनजातीय की व्यक्तित्व में वे लोग पढ़ेंगे जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए या इतिहास में उन्होंने समाज सुधार या युद्ध या स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। दूसरे, हम उन लोगों पर फोकस करेंगे जो कला या साहित्य के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके किसी न किसी पुरस्कार को प्राप्त किए। और तीसरा, हम उन लोगों पर फोकस करेंगे जो वर्तमान में सक्रिय होकर के या तो राजनीति में या किसी न किसी क्षेत्र में जनजातीय व्यक्तित्व होने के बाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे 3 भागों में इसे बांटकर पढ़ा जाएगा। आइए पहला वाला पार्ट जो इतिहास से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व है उस पर चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम जो मुझे लगता है जनजातीय व्यक्तित्व में वो है ठक्कर बाबा। ये ठक्कर बाबा जो है, इन्हें ठक्कर बाप्पा भी कहा जाता है, बाबा भी कहा जाता है। दोनों ही नाम याद रखने, लेकिन ठक्कर बाप्पा नाम जरूर ज्यादा याद रखना है। इनका मूल नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ये भी याद रखना है इनका मूल नाम क्या था। इन्हीं ने आदिवासी शब्द को पहली बार उपयोग किया था। आदिवासी शब्द के जन्मदाता भी इन्हें ही माना जाता है, याद रखना। 1930 में आप ही के द्वारा इस शब्द को प्रसारित किया गया। आदिवासी शब्द पहले से था लेकिन इसे संवैधानिक रूप में या एक वैधानिक शब्दावली के रूप में इन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। गांधीवादी समाज सेवक रहे हैं ये, अपने जीवन में ऐसे बहुत से काम किए जिससे जनजातियों के संबंध में सुधारात्मक गतिविधियां शामिल हो। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में जनजातियों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। संविधान सभा के सदस्य रहे और संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के संबंधित जो प्रावधान जोड़े गए हैं उनको जुड़वाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये भी आपको याद रखना है। 1922 में भील सेवक मंडल, ये संस्था का नाम याद रखेंगे। 1922 में इन्होंने भील सेवक मंडल नाम का एक संगठन, भील सेवक मंडल, ये आपको याद रखना है। आपने इतिहास में अभी तक पढ़ा हुआ है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, कब की थी, लेकिन अब आपको एक और एड ऑन कर लेना है। भील सेवक मंडल की स्थापना जो है वो अमृतलाल विठल दास द्वारा की गई। इतिहास में भी अगर ये प्रश्न आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये इतिहास भी कवर कर देगा और हमारे ऐसे सामान्य प्रश्न भी कवर करेगा। हरिजन सेवक संघ के महासचिव रहे हैं। देखो सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और गांधी जी ने ही जो हरिजन से संबंधित जो अनेक प्रावधान है या अनेक व्यवस्थाएं हैं वो हमारे संविधान में जुड़वाई, या उन्हीं के निर्देशों उन्हीं के आदर्शों पर ये व्यवस्थाएं जोड़ी गई। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी हरिजन सेवक संघ। उसके पहले महासचिव जो हैं वो अमृतलाल विठलदास ठक्कर या ठक्कर बापा रहे। 1948 में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ये एक और नई संस्था है। देखिए ये भील जाति को फोकस करती थी, ये सभी आदिवासियों को फोकस करती है। आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में डॉक्टर ठक्कर बाबा या अमृतलाल द्वारा की गई थी। 1944 में गौण सेवक संघ या वनवासी सेवा मंडल की स्थापना की गई। तो आपको 3 संस्थाएं याद रखनी है, 1922, 1944, 22 का डबल हो गया 44, और 1948 जब गांधी जी की मृत्यु होती है। तो ये 3 सालों में 3 संस्थाएं इन्होंने बनाई, पहले भील जनजाति की, फिर गौंड जनजाति की, फिर सभी आदिवासियों की एक कॉमन संस्था। तीनों के नाम याद करने, इनका फोटो देख लीजिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। सामान्यतः किताब में इनके बारे में जनरली व्यक्तित्व मान करके जो है वर्णन नहीं मिलता, लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा उद्देश्य एग्जाम पास करना है, ना कि बहुत सारी दूसरी चीजें करना। तो थ्योरेटिकल ज्ञान के बजाय आप इनसे संबंधित जो उनके काम है उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमर बलिदान ढेलन शाह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप फोटो देख रहे हैं अमर बलिदान ढेलन शाह का। पहली बात तो ये याद रहे कि ये गौंड जनजाति के वीर योद्धा है। किस जनजाति के योद्धा रहे हैं? अमर बलिदानी ढेलन शाह। तो ढेलन शाह जो है वो गौंड जनजाति से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप। दूसरा, ये नरसिंहपुर जिले के मदनपुर नाम की जगह पर पैदा हुए थे। तो जन्म स्थान भले ही आप किसी का भी याद मत रखिए, ये मैं केवल बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए। नरसिंहपुर में पैदा हुए थे। हमें किसी भी जनजातीय व्यक्तित्व का जन्म स्थान याद नहीं करना है या गांव का नाम रट्टा नहीं मारना है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते परीक्षा में। 16 वर्ष की आयु में चौरागढ़ किला जो अंग्रेजों के अधीन था उस पर इन्होंने आक्रमण किया। देखिए क्योंकि नरसिंहपुर जिला जो है वो इनकी इस रियासत के अधीन आता था, उन्होंने आसपास में जो किला था चौरागढ़ उस पर आक्रमण किया और 1857 की क्रांति में भी भाग लिया। 16 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने चौरागढ़ पर आक्रमण किया था तो ये आंशिक रूप से सफल हुए, पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे। 1857 की क्रांति में भी इन्होंने भाग लिया। और चावरपाठा और तेंदुखेड़ा, ये 2 तहसीलें हैं, चावरपाठा और तेंदुखेड़ा। उस समय इतिहास में ये 2 क्षेत्र हुआ करते थे जिन पर इन्होंने कब्जा कर लिया और इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र कराकर इन पर 1 वर्ष तक शासन किया था। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ढेलन शाह नरसिंहपुर के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले चौरागढ़ पर आक्रमण किया 1942 में, लेकिन वो असफल हुआ। 1857 की क्रांति जब अंग्रेजों के विरुद्ध भड़की तो इन्होंने 2 क्षेत्र याद रखना, चावरपाठा और तेंदुखेड़ा, इन दोनों ही रियासत या दो छोटे छोटे जो परगना थे इनको आजाद करा करके खुद को मतलब उन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित करके खुद का शासन स्थापित किया। 1858 तक शासन किया और 16 मई 1858 को इनको बंदी बना लिया गया। रीवा जो राज्य उसकी सेना के सहायता से अंग्रेजों ने इन पर हमला किया था। 1858 को इनको फांसी दी गई डिलावर किले में। कहां फांसी दी गई? डिलावर किले में, ये याद रखना। 1961 में दिल्ली शाह शहीद स्मारक बनाया गया या डेलन शाह शहीद स्मारक बनाया गया। और शहीद स्मारक कहां बनाया गया ये भी याद रखना, वो भी इस जेल में बनाया गया है। कौन सी जेल? ढिलवार जेल के या ढिलवार किले के पास, क्योंकि ये बाद में जेल के रूप में कन्वर्ट कर दी गई थी। तो ढिलवार एक किला था, वहीं पे इनका स्मारक भी है। सीधे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से क्षेत्र को स्वतंत्र कराया था, किस जनजाति से संबंधित है, किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, इनकी समाधि या इनकी जो शहीद स्मारक है वो कहाँ बनाया हुआ है, वो ढिलावर किले में बनाया हुआ है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
ये याद कैसे रहेंगे? देखिए मैं धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाऊंगा तो आपको 50-60 व्यक्तित्व पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन वो सब याद नहीं रहेंगे। तो याद करने का तरीका मैं आपको फिर से बता दूं। आपको यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिखना है। जिस भी व्यक्तित्व के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो एक कॉलम बना लीजिए व्यक्तित्व का, दूसरा कॉलम बना लीजिए उसका उपनाम का, तीसरा कॉलम उसने किस आंदोलन में भाग लिया था उसका नाम लिख लीजिए, चौथा वो जनजाति की कोई विशेष बात या विशेष संस्था की स्थापना किया हो। तो ये 4 बातें हमें याद रखनी रहेगी। जैसे कि अगर हमने सबसे पहले यहाँ ढेलन शाह पढ़ा है तो ढेलन शाह यहाँ बीच में लिख दिया जाए, ढेलन शाह में गोंड, ढेलन शाह गोंड, ऐसे हमें याद रख लेना है या इसको शॉर्ट कर लेना है। फिर इसका उपनाम कोई नहीं है तो रहने दीजिए। आंदोलन, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। विशेष ये है कि उन्होंने 2 क्षेत्र के नाम हैं 1 और 2, इन दोनों को आजाद कराया था। और इनकी समाधि कहाँ पे है ये आपको एक पॉइंट और बना लेना है। तो इस प्रकार एक छोटी सी टेबल बन जाएगी, एक पेज में पूरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा पेज आपको अच्छे से याद करना रहेगा। आपको भर भर के थ्योरी नहीं पढ़नी है। मैं कल बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के नोट्स देखा या कुछ बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तब भी ये देखने में आता है कि आपने बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज उसके बारे में पढ़ रखी है जो मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है, प्री में नहीं पूछी जाती। देखो मुख्य परीक्षा जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर से इन्हीं व्यक्तित्व पर प्रश्न कैसे आएंगे वो बताऊंगा। ऐसा पढ़ लेने से आपका काम नहीं चलने वाला है। अभी आप प्री पर फोकस करते हुए केवल एक टेबल नुमा उसका नोट्स बना लें, जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहें, जो फटाक से क्विक रिवीजन के रूप में हो और ये आधे घंटे 1 घंटे में आप पूरा याद कर सके। इस तरीके से उसको पैटर्न करना है, ना कि इतना उसमें 1 दिन पूरा लग जाए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे व्यक्तित्व पे चलते हैं, सुरेंद्र राय। आप लोग ये जो व्यक्तित्व मैं पढ़ा रहा हूं हो सकता है कि इनके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये। मैं उन्हीं व्यक्तित्व पर फोकस कर रहा हूं जो हमारी एमपीपीएससी के नजरिए से, दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र राय का फोटो देख रहे होंगे आप, ये राजकुमार थे संभलपुर के। जो संभलपुर उस समय, जिस समय की बात है या जिस समय इनका जन्म हुआ था, वो मध्य प्रदेश में हुआ करता था। वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में जन्मे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गोंड और विंजल जनजाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा हेतु इन्होंने संघर्ष छेड़ा था। ये खुद जनजाति के व्यक्तित्व नहीं थे, लेकिन इन्होंने जनजाति को एकत्रित करके उनके साथ युद्ध लड़ा, उनके अधिकारों के लिए युद्ध लड़ा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके अधिकारों के लिए युद्ध लड़ा वो भी हमें काम का है, वो भी हमें पढ़ना रहेगा। सुरेंद्र राय उसी में से एक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व प्रदान किया। 1962 में गिरफ्तार कर बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में इनको कैद कर दिया गया। ये याद रखना, क्योंकि उस समय जो मध्य प्रदेश रियासत हुआ करती थी, वो मध्य प्रदेश जो क्षेत्र हुआ करता था वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर हुआ करता था। तो क्योंकि ये असीरगढ़ किले में कैद रहे, असीरगढ़ में इनकी समाधि बनाई गई, असीरगढ़ में ही इनको फांसी दी गई और ये उस समय के तत्कालीन मध्य प्रदेश में ही जन्मे थे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। गोंड और विंझल इन 2 जनजाति के समुदायों को इकट्ठा करके उनके अधिकारों की रक्षा हेतु तो आंदोलन छेड़ा। याद रखना 1884 को उन्होंने अंतिम सांस ली इसी किले में, और इसके बाद इनका जो स्मारक है वो इसी किले में, कहां, बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में बनाया गया। ये याद रख लेना। चौथा, राजमोहनी देवी। राजमोहनी देवी को मैं जनरली पढ़ाने से बचता हूं, लेकिन मोदी जी जो मन की बात करते हैं उसमें इनका उल्लेख किया गया था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पढ़ना है। ये भी वर्तमान छत्तीसगढ़ में जन्मी, लेकिन मध्य प्रदेश जो कि उस समय छत्तीसगढ़ का, या छत्तीसगढ़ जो अब वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उसकी है, इसलिए पढ़ना है। चलो करते हैं। और दूसरा, हम क्योंकि जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो जनजातियों में देवी के समान या माता जी के समान पूजी जाने वाली महिला है, गोंड जनजाति से संबंधित है, राजमोहनी देवी। आज भी गोंड जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं राजमोहनी देवी। राजमोहनी देवी मांझी जनजाति की थी, जो गोंड समाज के अंतर्गत आती है, या मांझी जनजाति जो कि गोंड समुदाय का एक हिस्सा है। 1951 में सरगुजा छत्तीसगढ़ जो कि तत्कालीन मध्य प्रदेश था, उसमें अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ता है तो
ये सब गांव वालों के साथ में मिल करके अनाज या खाने की तलाश में जंगल में जाती हैं और उस समय 21 दिन का सबको उपवास करने की प्रेरणा देती है। जब ये जंगल में जाती हैं तो उस जंगल में जाने के दौरान एक किंवदंती है कि भोजन की तलाश में जंगल में इन्हें एक सन्यासी मिले और उन सन्यासी से जब इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इन्हें वास्तविक ज्ञान या जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो गई और उसी दिन से ये जो बोलती थी वो हो जाता था या देवी के रूप में पूजी जाने लगी। ऐसी जनजातियों के मध्य मान्यता है। याद रखना, जनजाति राजमोहनी देवी आंदोलन या राजमोहनी देवी ये महिला हैं जिन्होंने बाद में एक आंदोलन चलाया जनजातियों को सुधारने के लिए, उस पर बात करते हैं। लेकिन इन्होंने 21 दिन का कठोर उपवास किया और कोइंसिडेंट था या भगवान की कृपा थी, जिस दिन इनके उपवास का अंतिम दिन था उस दिन बरसात होती है और उस दिन गांव वालों को भरपेट खाने को मिलता है या भोजन मिलता है। इस दिन से इनकी पूजा की जाना शुरू होती है और उस क्षेत्र में उस दिन के बाद कभी अकाल नहीं पड़ा। इनकी कृपा मानी जाती है इस पर। उपवास के अंतिम दिन वर्षा होती है और उस जनजातीय समुदाय द्वारा इनको देवी की के रूप में पूजा जाने लगता है। ये याद रखना। उन्होंने सत्संग द्वार सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, सत्संग द्वारा सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। याद रखना। देखिए, जैसे अभी आप अपने मालवा या निमाड़ क्षेत्र में देखेंगे तो राधा स्वामी नाम से एक सत्संग चलता है। इसी पैटर्न पर जनजातीय क्षेत्र में सत्संग की शुरुआत करने का काम इन्होंने किया था ताकि जनजातियों को में जो है मूल रूप से उनको नैतिक आचरण सिखाया जा सके और भगवान के प्रति उनको प्रेरित किया जा सके। इसलिए राजमोहनी देवी आंदोलन शब्द उपयोग किया गया है। 1959 में धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल नाम की एक संस्था स्थापित की थी। क्या नाम की संस्था? धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल नामक संस्था की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है? सरगुजा में है। सरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अंबिकापुर में, या अंबिकापुर कहाँ है? सरगुजा में। और सरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना, इस संस्था का नाम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल। इसकी संस्थापक कौन थी? राजमोहनी देवी। इन्होंने महात्मा गांधी के भूदान आंदोलन में भी सहयोग किया और उनके साथ जो है अनेक यात्राओं में भी भागीदार रही। आगे बढ़ते हैं। श्री मंशु ओझा। मंशु ओझा वो व्यक्ति हैं, देखिए हमारी आदत ऐसी रही है सामान्यतः कि जब भी कोई प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है तब हम उस पर फोकस करना शुरू करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि हम अगर समझें, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हम उस प्रश्न को जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है उसको पहले ही ढूंढ लेंगे। ऐसा ही एक प्रश्न मुझे इस मंशु ओझा पे लगता है। मंशु ओझा जनजातीय व्यक्तित्व हैं। गोंड जनजाति की ओझा जनजाति या ओझा उपजाति से संबंध रखते हैं और इनका जो जन्म है वो बैतूल के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बैतूल के घोड़ा डोंगरी में। और बैतूल के घोड़ा डोंगरी में जब घोड़ा डोंगरी नाम की घटना होती है, जो हमारे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है 1930 की, तो इस घटना का नेतृत्व इस व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नाम है मंशु ओझा। उन्होंने बैतूल जिले से कई आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। याद रखना, घोड़ा डोंगरी में जन्म हुआ। घोड़ा डोंगरी की जो घटना है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू करेंगे। आगे हम उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये उस समय सहायक के रूप में रहे। इनकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आगे जो आने वाले आंदोलन है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल जिले का नेतृत्व किया इन्होंने। नवंबर 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको नरसिंहपुर की जेल में कैद कर लिया गया। इनका निधन जो है वो घोड़ा डोंगरी नाम की जगह पर होता है। याद रखना, घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में इनका 1981 में देहावसान हो जाता है। अर्थात एक ऐसे व्यक्ति जो घोड़ा डोंगरी, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंशु ओझा ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, तो इसका सबसे सटीक आंसर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल और उसके आसपास के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको एकजुट करके इन्होंने नेतृत्व किया था। ये याद रखना। मंशु ओझा आप दिख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, याद रखना है। और जनजाति से संबंध रखते हैं। कौन सी जनजाति से? ओझा, जो कि गोंड जाति की एक उपजाति है। आगे बढ़ते हैं। शहीद मुड्डेबाई। मुड्डेबाई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी घोड़ा डोंगरी से संबंधित है। घोड़ा डोंगरी
की घटना में जो लोग शहीद हुए थे उनमें महिलाओं में प्रथम स्थान आता है शहीद मुड्डे बाई का। ये इसलिए हमको पढ़ना है क्योंकि इस साल जो शहीद स्मारक बनाए गए हैं उनमें मुड्डे बाई को विशेष स्थान दिया गया है, या इनको विशेष शहीद का दर्जा देकर के जो है प्रतिस्थापित किया गया है, इन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है, याद रखना। इन्होंने टूरिया जो जंगल सत्याग्रह है वहां पर नेतृत्व किया था। अब घोड़ा डोंगरी और टूरिया पास पास में, एक सिवनी में है एक बैतूल में है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मुड्डे बाई का संबंध सिवनी के टूरिया से है, याद कैसे रखोगे? मुड्डे बाई, इनका नाम है मुड्डे बाई, ये टूरिया जंगल सत्याग्रह में भाग लेंगी। देखो मुद्दे की बात यह है कि टूर पे कहां जाना है, तो मुद्दे से जोड़ लो टूरिया को, तो टूरिया याद हो जाएगा। टूरिया सत्याग्रह में मुड्डे बाई ने नेतृत्व करते हुए शहीद हो गई और जंगल सत्याग्रह के तहत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में टूरिया ग्राम में घास काटी थी इन्होंने और सत्याग्रह का आह्वान किया था। शहीद दिवस मनाया जाता है इनका 9 अक्टूबर 1930 से, हर साल 9 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है मुड्डे बाई का। लेकिन क्योंकि इस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में किसी को याद नहीं होता है इसलिए हमें लगता है ये कोई नया व्यक्तित्व है, नहीं, इन्होंने टूरिया सत्याग्रह में बलिदान दिया था, याद रखना है आप लोगों को। साथ में ग्राम की रेनी बाई और बिरजू भाई, ये दो लोग भी इनके साथ गोली खा करके शहीद हुए थे, तो दो नाम याद रख लीजिए, इनके बारे में ज्यादा डिटेल याद नहीं रखनी है, रेनी बाई और बिरजू भाई। तो बिरजू भाई और रेनी भाई किस आंदोलन से संबंधित हो गए? टूरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित हो गए, याद रखना। टूरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित 3 लोग हमने पढ़ लिए, शहीद मुड्डे बाई, रेनी बाई और बिरजू बाई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, रघुनाथ सिंह मंडलोई। रघुनाथ सिंह मंडलोई कौन है? चलिए इस पर फोकस करते हैं। इनका निवास है टांडा बरूद। टांडा बरूद जो है वो बड़वानी नाम के स्थान पर, या अभी जो हमारा धार जिला है धार बड़वानी, यहाँ पर टांडा नाम की एक जगह तहसील पड़ती है, वहां पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने बड़वानी में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था, याद रखना। रघुनाथ सिंह मंडलोई कौन है? आदिवासी से संबंधित व्यक्तित्व में हम पढ़ रहे हैं, भील जनजाति के प्रमुख नेतृत्व करता रहे। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले भिलाला जनजाति के प्रतिष्ठित नेतृत्व करता थे। तो भील, भिलाला, बारेला, पाटलिया ये सब क्योंकि उपजातियां हैं तो भील भी लिखेंगे चलेगा, भिलाला भी लिखेंगे तो चलेगा। अंग्रेजी कंपनी ने इन्हें अक्टूबर 1958 में बीजागढ़ के किले में घेर लिया और रघुनाथ मंडलोई को बंदी बना लिया गया। इनके उस समय जो है इनको गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नाम भी याद कर लेना। उस समय मेजर किटिंग जो है वो सेना लेकर के पहुंचे थे जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये प्रश्न भी बन सकता है। इनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है और रघुनाथ सिंह मंडलोई जो हैं वो भारत के एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी में अपना नाम दर्ज करा देते हैं। याद रखना, रघुनाथ सिंह मंडलोई कौन सी जनजाति के हैं? तो पहले तो भील जनजाति के हैं। दूसरा, इन्होंने कौन सी क्रांति में भाग लिया? 1857 की क्रांति में भाग लिया। फिर इनको गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया था? तो मेजर किटिंग के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। कब इनकी मृत्यु होती है? तो 1958 जो 1757 का आंदोलन था उसके बाद बीजागढ़ किले में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इतनी जानकारी आपको इनके बारे में याद रखनी है। आगे आते हैं, गिरधारी बाई आप सब लोग जानते हैं। गिरधारी बाई में बहुत ज्यादा बताने का नहीं है। अवंती बाई जो गढ़मंडला की शासिका थी उनकी एक सहायिका थी गिरधारी बाई, थोड़ी सी फोकस कर लेते हैं। रामगढ़ की रियासत रानी अवंती बाई की सहायिका थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों अधिकारी बालिंगटन और रानी की सेना में भयंकर युद्ध हुआ और उस दौरान इन्होंने सेना का नेतृत्व किया था, एक छोटी सेना का। रानी अवंती बाई ने अपनी पराजय देखकर अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ कटार घोंप दी थी और इनकी जो समाधि है वो मंडला जिले में स्थित है, ये याद रख लेना। तो मूल रूप से 3 बातें याद रखना है। ये किस रियासत से संबंधित है, किस समय नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में, और इनकी समाधि कहां पर है। गिरधारी बाई के बारे में आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सीताराम कंवर। सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र के एक प्रमुख नेतृत्व करता है, स्वतंत्रता सेनानी रहे। आइए फोकस करते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के तत्कालीन पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी रियासत में हुआ था। वे जबलपुर के गोंड शासक शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। देखो, हम स्वतंत्रता सेनानियों में शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पढ़ते हैं।
पिछले 2-3 सालों में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम से एक यूनिवर्सिटी का नाम भी किया गया, उनके नाम से एक स्मारक की स्थापना की गई और बहुत कुछ हुआ। उनके साथ उनकी सेना के, उनकी गुप्तचर जो सेना थी, क्योंकि उन्होंने कोई वास्तविक युद्ध तो लड़ा नहीं, तो गुप्तचर सेना उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, जिससे उनको सूचनाएं मिली और जिससे उन्होंने सेना को संगठित किया। तो गुप्तचर सेना के जो प्रमुख थे वे थे सीताराम कंवर, वो याद रखना है आपको। रघुनाथ शाह और शंकर शाह के ये गुप्तचर सेना के प्रमुख रहे। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें धोखे से गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। कंवर ने सतपुड़ा जो क्षेत्र है, सतपुड़ा के जो भील आदिवासी हैं, उनको विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए या उनको नेतृत्व प्रदान करते हुए जो है इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया या भील आदिवासियों को प्रेरित किया आंदोलन के लिए। इन्होंने पेशवा और तात्या टोपे से भी संपर्क किया और भीलों की एक छोटी टुकड़ी सेना बनाई और इनको सेना के माध्यम से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। ये आपको याद रखना है। मूल रूप से नाम याद रखा जाए, किस साल में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया ये याद रखा जाए, ये किस प्रकार से नेतृत्व प्रदान किए, जैसे इनके बारे में याद रखना है कि ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। ये मूल बातें आपको याद रखनी है सीताराम कंवर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बादल भोई, कल जब हमने जनजातीय संग्रहालय आपको पढ़ाए थे तो उस समय बादल भोई एक शब्द आया था। पहली बात तो ये कहाँ है, तो देखो बादल में अगर छेद हो जाए तो क्या हो जाता है, बूंद बूंद पानी गिरने लगता है, तो छेद हो जाता है मतलब छिंदवाड़ा, तो ऐसे छेद से आपको छिंदवाड़ा याद हो जाएगा। तो ये छिंदवाड़ा के हैं, पहले तो ये याद हो जाए। इनका जन्म 1845 में तीतरा गांव परासिया तहसील छिंदवाड़ा में हुआ, पहला पॉइंट ये याद रख लेना। इन्होंने 1923 के असहयोग आंदोलन में नेतृत्व किया। 1930 में रामकोना में वन नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भेज दिया गया। ये क्या बात है समझ लेते हैं। देखो 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था और उस नमक तोड़ो या नमक कानून तोड़ने के आंदोलन को, जहां पर नमक नहीं होता था वहां कहीं जंगल में घास काट कर, कहीं पर पेड़ काट करके कानूनों को तोड़ा गया। तो वैसा ही रामकोना में वन जो नियम थे उनको तोड़ करके बादल भोई ने नेतृत्व प्रदान किया था या उस आंदोलन में भाग लिया था। 1940 में इनको अंग्रेजों द्वारा जहर देकर के इनको मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे। इसी कारण से श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा का नाम, जो पहले की छिंदवाड़ा संग्रहालय या पातालकोट संग्रहालय था, उसका नाम बदल करके बादल भोई संग्रहालय कर दिया गया। ये इनका चित्र है, याद रखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह के। देखिए शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी होती है, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाह रहा हूं। इनसे हमको केवल ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस रियासत से संबंधित थे, किस क्रांति में भाग लिया था, ऐसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। शंकर शाह का जन्म 1787 में हुआ। ऐसे जन्म किसी का याद नहीं रखना है आपको। ये गढ़मंडला रियासत के शासक थे। 1857 में अंग्रेजों ने जबलपुर पर हमला करके जब भोसले वंश का अंत कर दिया, तो अवसर देखकर शंकर शाह ने भी प्रयास किया कि वो अपनी जो रियासत है उस पर हमला, अपना दावा पेश करें और उस पर कब्जा कर लें, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी जो मांग थी उसको ठुकरा दिया। 1857 की क्रांति के दौरान देशभक्ति की कविताओं और रचनाओं के माध्यम से इन्होंने जनता को प्रेरित किया। गुप्तचर सेना के माध्यम से लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे माना जाता है कि काली माता के मंदिर में जब ये अपना आवेदन माता जी के चरणों में देने गए, तो किसी अंग्रेज गुप्तचर द्वारा इनका वो जो चिट्ठी थी वो अंग्रेजों तक पहुंचा दी जाती है और फिर देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको तोप के माध्यम से या तोप के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया जाता है। तो 1858 में इनको तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों ही याद रखने हैं। शंकर शाह पिता हैं, रघुनाथ शाह उनके बेटे हैं और इनके बारे में करंट अफेयर्स में खूब सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगले व्यक्ति है बिरसा गोंड। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एक बिरसा मुंडा है और एक बिरसा गोंड है और दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। बिरसा मुंडा झारखंड के मुंडा जनजाति के आदिवासी हैं और ये चित्र उन्हीं का है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये बिरसा मुंडा का चित्र है, इसलिए मैंने लगा रखा है ताकि आपको तुलनात्मक रूप से बता सकूं कि बिरसा मुंडा एक अलग जनजाति व्यक्तित्व है
और बिरसा गोंड एक अलग जनजाति व्यक्तित्व हैं। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के हैं जो झारखंड में अपना नेतृत्व प्रदान किए थे, और बिरसा गोंड जो है वो बैतूल जिले के हैं, घोड़ा डोंगरी में इन्होंने आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया है। इन दोनों में याद रखना बहुत डिफरेंस है। जो बिरसा मुंडा नाम की शख्सियत है ये झारखंड के, और इनको उपनाम, इनका प्रसिद्ध उपनाम है, इनको धरती आया के नाम से जाना जाता है। ये याद रख लेना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। धरती आया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बिरसा मुंडा को। हम पढ़ रहे हैं बिरसा गोंड, जो कि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के एक आदिवासी रहे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों का एक बड़ा समूह 1942 को बिरसा गोंड के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बिरसा गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा होता है। जब ये इकट्ठा होता है तो आंदोलन को प्रेरित करते हुए बिरसा गोंड सबको नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये जो समूह इकट्ठा हो गया है आदिवासियों का, ये पास के ही एक पुलिस स्टेशन और एक लकड़ी के डिपो में आग लगा देते हैं। गोंड सरदार बिरसा ने जंगल जंगल घूम करके आदिवासियों को एकजुट किया और प्रेरित किया। इस समूह की रैली ने रेल की पटरियों को उखाड़ा, पुलिस थाने को आग लगाई, ये याद रखना, और रेल स्टेशन के पास लकड़ी के डिपो को भी आग लगा दी। इससे जो अंग्रेज सेना थी वो इन पर फायरिंग कर देती है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने इन पर गोलियों की बौछार की। बिरसा गोंड घटना स्थल पर ही शहीद हो जाते हैं। ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के गुप्त सेनानी हम पढ़ रहे हैं बिरसा गोंड। देखिए, बिरसा मुंडा और बिरसा गोंड दोनों अलग अलग हैं। बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड की मुंडा जनजाति के हैं। बिरसा गोंड जो है वो गोंड जनजाति के मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गंजन सिंह कोरकू, हम इनकी बात कर चुके हैं, घोड़ा डोंगरी में इन्होंने नेतृत्व किया था। इनके बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब नमक कानून तोड़ने की बात चली तो जहां पर नमक उत्पादन नहीं होता था वहां लोगों ने जंगल से घास या पेड़ काट करके जंगल कानूनों को तोड़ा और उस आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन जो है बनाया। घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह जो है उसी का एक हिस्सा था या उसी की एक कड़ी थी। इसका आयोजन और नेतृत्व किसने किया? गंजन सिंह कोरकू ने किया, ये याद रखना, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। फॉरेस्ट एक्ट अर्थात जंगल कानून, फॉरेस्ट एक्ट का विरोध करते हुए स्थानीय जनजाति से के 500 से अधिक आदिवासी गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में इकट्ठा होते हैं और घास काट करके वो कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजी अधिकारी इन पर गोलियां चलाते हैं। जो गंजन सिंह कोरकू हैं उनको पकड़ने में अंग्रेज सेना उस समय नाकामयाब रहती है, वो वहां से भाग चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें शहीद होते हैं, याद रखना। इस मुठभेड़ में गंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारे सिंह कोरकू, ये नाम भी आपको याद रखना है, बंजारे सिंह कोरकू की मृत्यु हो जाती है क्योंकि इनके बहुत स्पेशल साथी रहे, इनके विशिष्ट साथी थे, उनको आघात पहुंचता है। अंग्रेजों द्वारा गंजन सिंह कोरकू पर 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है और इस इनाम की लालच में ही एक भारतीय व्यक्ति, एक जनजातीय व्यक्ति ही इनकी सूचनाएं जो है अंग्रेजों तक पहुंचा देता है और इस कारण इनको 1 माह बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 वर्ष की सजा सुना दी जाती है, लेकिन इनको बीमारी के कारण 10 माह में ही जेल से छोड़ दिया जाता है। और आगे ये रुकने वाले नहीं है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को भी नेतृत्व प्रदान करते हैं। याद रखना, गंजन सिंह कोरकू इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। भीमा नायक, आप सब लोगों को पता है बड़वानी के भीमा नायक एग्जाम में आ भी चुके हैं। ये एग्जाम में खाज्या नायक, भीमा नायक, गंजन सिंह कोरकू, ये लाइन से आए हुए प्रश्न हैं हमारे एग्जाम में, फिर भी एक बार इनको रिपीट करते हैं। वैसे आप सबको इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन याद ही है। भीमा नायक का जन्म जो है 1840 में बड़वानी जिले में अर्थात पश्चिमी निमाड़ रियासत में हुआ के पंचमोहली गांव में हुआ था। भीमा नायक 1857 की क्रांति में मालवा निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ते हैं और भीमा नायक को पकड़ने के लिए उनकी माता को इतनी यातनाएं अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार करके देते हैं कि 15 दिवस में उनका देहावसान या उनकी मौत हो जाती है। जब इनकी मौत हो जाती है तो उसकी सूचना पाकर के भीमा नायक भी हस्तपस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विश्वासघात के कारण भीमा नायक जो है 1867 में पकड़े जाते हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है
और इनको आजीवन कारावास की सजा देते हुए जो पांडिचेरी की जेल, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र की जेल है, उसमें काले पानी की सजा देकर इनको भेज दिया जाता है, जहां पर 1876 में इनकी मौत हो जाती है। अब देखिए, मैंने इनके बारे में इतनी सारी आपको बातें बता दी, आपको केवल ये याद रखना है ये बड़वानी जिले के थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तीसरा, ये कब गिरफ्तार किए गए और इन्हें कहां जेल भेज दिया गया था। बस इतनी बातें आपको इनमें याद रखनी है, जो एक टेबल बनाकर आप याद रखेंगे। क्रांतिकारी भीमा नायक, इन्हीं के एक संबंधी हैं ख्वाजा नायक, ये भी आपको सेम टाइम याद रखना है। 1830 में निमाड़ जिले के एक छोटे से गांव में इनका जन्म होता है। ख्वाजा नायक जो है पहले अंग्रेजों की ही सेना में, या अंग्रेजों की सेना के एक सिपाही होते हैं, एक पुलिस अधिकारी या सिपाही के रूप में सेना में काम करते हैं। जब सेना में ये काम करते हैं उस समय गलत व्यवहार के कारण इनको सेना न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। और जब गलत व्यवहार के कारण 10 वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो ये अंग्रेजों के प्रति समर्पण को से उल्टा इनके मन में जो है अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा हो जाती है, और तब से ये सोच लेते हैं कि अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ कर फेंकना है। 1857 की क्रांति पासी में घटित होती है, एक घटना थी। विरुद्ध संघर्ष में ये भीमा नायक के साथ जुड़ जाते हैं और भीमा नायक के साथ साथ अंग्रेजों की सेना के विरोध में खड़े हो जाते हैं। इस मुठभेड़ में जब ये उनके साथ संघर्ष करते हैं तो ख्वाजा नायक जो हैं इनके पुत्र दौलत सिंह, अब यहाँ आपको एक नाम याद रख लेना, दौलत सिंह किस स्वतंत्रता सेनानी या किस स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिए थे, वो भी 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। और अनेक योद्धा जो है वो घायल हो जाते हैं, लेकिन ख्वाजा नायक जो है वहां से भाग निकलते हैं। कर्नल जेम्स आउटरम, ये शब्द याद रखना, ने ख्वाजा को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और मौत के घाट उतार देता है। ये आगे की घटना है, 1857 की क्रांति में मूल रूप से इन्होंने भाग लिया। और धारौर बड़वानी का जो नेशनल हाईवे, उस पर अंग्रेजी सेना से इनकी मुठभेड़ होती है। वहां इनके जो बेटे हैं उनका नाम याद रख लेना, दौलत सिंह, ये शहीद हो जाते हैं। आपको याद रखना है अमर बलिदानी ख्वाजा नायक और भीमा नायक। आगे बढ़ते हैं, टंटिया भील, इन पर प्रश्न एग्जाम में आ ही चुके हैं। देखियो, अभी तक जिन जिन टॉपिक्स पर प्रश्न आ चुके हैं उससे अलग हटकर के एग्जाम में प्रश्न आने के चांसेस है, तो इन पे भी फोकस फिर भी रखना है। टंटिया मामा, टुंड्रा, टंटिया भील, ऐसे अनेक उपनाम से जाना जाता है। इनको आदिवासियों का रॉबिनहुड भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। रॉबिनहुड इनको उपाधि किसने दी, तो ब्रिटेन का जो प्रसिद्ध पत्र न्यूज़पेपर है उसने इनको जो है न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा इनको अमेरिकी जो पत्र है उसने आदिवासियों को रॉबिनहुड की उपाधि दी थी। इनको तंत्या भील भी कहा जाता है और टंटिया भील भी कहा जाता है, ये दोनों नाम फेमस हैं। भारतीय लोग इन्हें तंत्या कहते थे, लेकिन अंग्रेज स्लिप ऑफ टंग की वजह से तंत्या को टंटिया कर दिए। मूल नाम इनका तंतिया था, दो बार त शब्द था तंतिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे टंटिया शब्द से पुकारा, इसलिए दोनों ही नाम प्रचलन में हैं। तो टंटिया भील जो स्टडी का हब है, भंवरकुआ चौराहे पर इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, वहां एक बोर्ड पे ये सारी जानकारी आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी। आदिवासियों के जननायक और निमाड़ के गौरव, ये दो शब्द और याद रख लेना। निमाड़ गौरव किसे कहा जाता है, टंटिया भील को। आदिवासियों के जननायक की उपाधि किसे दी जाती है, टंटिया भील को। कहे जाने वाला टंटिया का जन्म पूर्वी निमाड़ खंडवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, खंडवा में। ये याद रखना, आदिवासियों का रॉबिनहुड इनको क्यों कहा जाता था, इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो अमीर लोग होते थे, जो जमींदार वर्ग होता था, जो पैसे वाले धनी वर्ग थे, जो अंग्रेजों की सहायता से शासन करते थे, उनसे ये पैसे छीन करके आदिवासी गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए इनको रॉबिनहुड की उपाधि दी गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दूसरा, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने अनेक अभियान चलाए। वह अभियानों की जानकारी आपको नहीं रखनी है, लेकिन अनेक अभियानों में अंग्रेजों की बहुत सारी संपत्ति को इन्होंने लूटा। 1874 में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं टंटिया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। 1889 4 दिसंबर, ये तारीख याद रखना, इंपॉर्टेंट दिन है ये। टंटिया का बलिदान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी जाती है जबलपुर में, ये याद रखना। इनको फांसी कहाँ दी गई थी, जबलपुर में दी गई थी, ये भी याद रख लेना। 2008 में टंटिया भील सम्मान की स्थापना की जाती है। इनकी जो समाधि है वो पाताल पानी मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखना।
टंट्या भील का मंदिर कहाँ है? ये प्रश्न अभी कुछ दिन पहले जो ऑनलाइन एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। टंट्या भील मंदिर कहाँ है? ग्राम बड़दा अहीर, नाम याद रखना, ग्राम बड़दा अहीर, पंधाना तहसील खंडवा जिले में है। और यहीं पे एकमात्र जो है टंट्या भील का मंदिर है। टंट्या भील आदिवासी नेतृत्व करता है, जननायक कहे जाते हैं, इसलिए इनके हर एक फैक्ट को याद रखना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मुझे इसमें नहीं लगी। आगे बढ़ते हैं। संग्राम शाह, देखिए गोंड शासक रहे हैं संग्राम शाह, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमें जनजातियां पढ़नी है और गोंड एक जनजाति है, इसलिए गोंड शासक के बारे में भी पढ़ लेते हैं, संग्राम शाह के बारे में कुछ बातें। गोंड शासक 48वें गोंड शासक रहे संग्राम शाह, या संग्राम शाह जो 48वें नंबर के गोंड शासक थे। इनका मूल नाम अमनदास था। 52 जो गढ़ हैं, उन गढ़ यानी किलों को जीतने के बाद इनका नाम संग्राम शाह पड़ता है। ये 52 गढ़ाधिपति की उपाधि भी धारण करते हैं क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ जीते थे। इनका मूल नाम याद रखना अमनदास, 52 गढ़ जीत लिए इसलिए 52 गढ़ाधिपति नाम पड़ गया, और उसके बाद इनके नाम कहलाने लगा संग्राम शाह। गोंडों के एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा रहे हैं। नरसिंहगढ़ के चौरागढ़ किले में 52 गढ़ जिले जीतने के उपलक्ष्य में एक नए किले की स्थापना इन्होंने की थी। कौन से किले की? नरसिंहपुर के चौरागढ़ किले की। याद रखना, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई? संग्राम शाह द्वारा की गई। कला और साहित्य के क्षेत्र में इनको एक संरक्षक की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? रस रत्नमाला नामक एक पुस्तक है, संस्कृत भाषा में इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। याद रखना, संग्राम शाह बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। दलपत शाह, ये संग्राम शाह के ही पुत्र हैं दलपत शाह। तो क्योंकि संग्राम शाह 48वें शासक, 48वें शासक थे, तो ये 49 शासक रहेंगे। 49वें शासक दलपत शाह संग्राम शाह के पुत्र थे और गढ़ा साम्राज्य के शासक थे। 1542 में रानी दुर्गावती से इनका विवाह होता है। क्योंकि इनकी 1550 में मृत्यु हो जाती है, तो इन्हीं का शासन जो है वो बाद में दुर्गावती द्वारा संभाल लिया जाता है। तो दलपत शाह के बारे में केवल इतना याद रखना है कि इन्हीं की पत्नी दुर्गाबाई थी। अब हमें दुर्गाबाई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। दुर्गाबाई जो है, दुर्गाबाई व्योम नहीं तो कला के क्षेत्र में चले आएंगे। दुर्गावती रानी है इसलिए दुर्गावती कहना है। 5 अक्टूबर 1524 में इनका जन्म होता है कालिंजर के किले उत्तर प्रदेश में। और चंदेल राजपूत राजा शालीवाहन के परिवार की ये होती है, जो महुआ साम्राज्य का हिस्सा था। 1542 में इनका जो विवाह है वो गोंड शासक दलपत शाह, जो अभी मैंने पढ़ा संग्राम शाह के बेटे थे, संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से इनका विवाह होता है। दलपत शाह की मृत्यु होने के बाद इनका जो पुत्र होता है वो अल्पवयस्क होता है। अल्पवयस्क वीर नारायण जो है उसकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती शासन की बागडोर संभालती है। और शासन की बागडोर जब ये संभालती हैं तो गोंड जो शासन था या गोंड जो क्षेत्र था, गोंडवाना जो क्षेत्र था, वो इतना अधिक संपन्न हो जाता है। कहावतों में ऐसा कहा जाता है कि लोग सोने के बदले हाथी खरीद लिया करते थे गोंडवाना रियासत के। 16 साल का शासन कार्य इनका रहा, लेकिन अकबर की बुरी नज़र इनके शासन क्षेत्र पर पड़ती है और अकबर मुगल सेना के माध्यम से 1564 में इनके क्षेत्र पर आक्रमण करवा देता है। इस आक्रमण में रानी दुर्गावती शहीद हो जाती है और तब से गोंडवाना की एक प्रमुख शासिका के रूप में इनको जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि इतिहास में हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, किस वंश की थी सारी डिटेल, लेकिन जनजाति व्यक्तित्व में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बरेगला ग्राम जबलपुर में इनकी समाधि है, ये एक फैक्ट और याद रख लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थी। देखिए बहुत जनजाति व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन हमें उसके सिमिलर भी कुछ बातें याद रखनी है, तो छोटा सा मैं इनके बारे में जरा सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थी। राजा निजाम शाह ने कमलापति के लिए 1700 में भोपाल में एक 7 मंजिल का महल बनवाया और इस 7 मंजिल के महल को कमलापति महल नाम दे दिया। कमलापति के जब पति जो है वो निजाम शाह की मृत्यु होती है, तो उसके बाद ये अपने शासन की जो अपने शासन है उसकी सुरक्षा के लिए, शासन की सुरक्षा क्यों करनी थी, इनके जो निजाम शाह के जो भतीजे हैं चैन सिंह, वो उस क्षेत्र पर या इनके शासन पर हमला कर देते हैं। तो अपने क्षेत्र को अपने क्षेत्र पर या अपने राज्य को बचाने के लिए ये एक व्यक्ति की मदद लेती है
जिसका नाम अफगानी सैनिक दोस्त मोहम्मद खान होता है। और यहीं से दोस्त मोहम्मद खान की नज़र इस साम्राज्य पर या इस क्षेत्र पर पड़ती है। इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान जो है वो खुद आक्रमण करके रानी कमरावती को हराने की कोशिश करता है, लेकिन रानी जो है वो इस 7 मंजिला महल पर महल जो कि तालाबों के बीच था उसमें जो नहर का पानी छुड़वा करके जल समाधि ले लेती है, ये याद रखना। और ना तो अपनी दौलत और ना ही अपनी इज्जत उस शासक के या अफगान सैनिक के हाथ में पड़ने देती है, इसलिए इन्हें महान सेनापति सेना नायक कहा जाता है। आपको याद रखना इन्हीं के नाम पर जो भोपाल का स्टेशन है उसका नाम रखा गया है। बाबा बालेश्वर दयाल एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि जैसे हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वो इलाहाबाद की है लेकिन मध्य प्रदेश में पढ़ी जाती है, पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। कुमार गंधर्व कर्नाटक में जन्म हुआ लेकिन मध्य प्रदेश के में उनकी कार्यस्थली रही, इसलिए पढ़े जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा बालेश्वर दयाल भी हमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। भील जनजाति को नेतृत्व प्रदान किया इन्होंने, इसलिए हमें पढ़ना है। 1905 में उत्तर प्रदेश के इटावा में इनका जन्म होता है और वे एक समाज सुधारक होते हैं। आदिवासियों का मसीहा इनको उपाधि दी जाती है। याद रखना आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। इन्हें बाबा बालेश्वर दयाल या मामा बालेश्वर दयाल दोनों ही उपनाम से जाना जाता है। देखिए, क्योंकि भील जनजाति में मामा शब्द अत्यधिक प्रचलन में है, इसलिए ये मामा शब्द आगे लगा हुआ है। भीलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं ये। उन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील जनजाति को नेतृत्व प्रदान करने, जल, जंगल और जमीन पर अधिकार के लिए लड़ने हेतु संगठित करने के लिए जाना जाता है। अर्थात इनका जो मूल पहचान हमारे इतिहास में है वो भील जनजाति के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है। उन्होंने दयाल भगत आंदोलन की स्थापना की और वे गांधीवादी कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। ये दयाल भगत आंदोलन क्या था? ये जल, जंगल, जमीन से जनजातियों को अधिकार दिलाने का एक आंदोलन था, ये याद रखना। इसका नेतृत्व किसने किया था? मामा बालेश्वर दयाल ने किया था। उत्तर प्रदेश में इन्हें बाबा बालेश्वर दयाल कहा जाता है, मध्य प्रदेश में मामा बालेश्वर दयाल कहा जाता है। 1960 में मध्य प्रदेश में जंगल काटो आंदोलन का नेतृत्व किया और ये शायद इनका एक आलोचनात्मक पक्ष रहा। याद रखना, जंगल काटो आंदोलन जो है उसका नेतृत्व भी मामा बालेश्वर दयाल द्वारा किया गया, लेकिन क्योंकि इसमें जो जंगल काटे गए वो ठेकेदारों द्वारा उच्च कीमत पर या बहुत कम कीमत पर खरीदकर उच्च कीमतों पर बेचे गए, जिससे जनजातीय लोगों को बहुत नुकसान हुआ, इसलिए एक आलोचनात्मक पक्ष इनके के रूप में इसे गिना जाता है। 1998 में झाबुआ में इनका निधन हो जाता है और झाबुआ के बमनिया गांव में एक आश्रम है जिसे भील आश्रम कहा जाता है, वहीं पे इनकी समाधि बनाई जाती है। भील आश्रम कहाँ है, इससे हमें ये एक फैक्ट भी याद रख लेना। भील आश्रम है बमनिया गांव झाबुआ में। बमनिया गांव झाबुआ का भील आश्रम इनकी समाधि स्थल है, ये याद रखेंगे। देखिए, जनजातीय व्यक्तित्व में हमने अनेक व्यक्तित्व पढ़े। आप सब लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको कैसा लगता है, इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर दी जानी है। साथ में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमें नेक्स्ट यूनिट कौन सी शुरू करनी है, क्योंकि 2-3 दिन में अब हम नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम साथ में 2 यूनिट शुरू करें। एक किसी पर्टिकुलर यूनिट को शुरू करने पर ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपका कोर्स मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।